तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है जिनका आज हिंदी का एग्जाम हुआ है, बोर्ड एग्जाम। आज की इस वीडियो में ये जो हिंदी का आपका एग्जाम हुआ है उसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। और मैंने सोचा कि चलो ले ही आते हैं, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आंसर की लेकर के आइए, आंसर की लेकर के आइए। तो फाइनली लेकर के आ गया हूँ। और देख लो भाई, मेरे पास जो सीरीज आया है वो ये वाला सीरीज आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट नंबर हमारा 1 है। बेसिकली लगभग सेम ही पेपर आया था सबका, आपको पता ही होगा। सामान्य निर्देश वगैरह को छोड़िए, सीधा हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए ध्यान दे रखा है और डायरेक्ट मैं आंसर की तरफ चलूंगा यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए तो इस तरह से है कि विकसित देश आप किसे मानते हैं। तो जो विकसित देश होता है बच्चों, जो आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग करते हैं, यानी जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है ना उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा विकसित देश कहलाते हैं, डेवलप कंट्री कहलाते हैं। जैसे अमेरिका, कनाडा वगैरह है ना, ये सारा आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि संसार में वायुमंडल प्रदूषण के यंत्र क्यों बढ़ते जा रहे हैं। यानी जो हमारी पूरी दुनिया है उसके अंदर ऐसे जो डिवाइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं जिससे कि जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि विकास के लिए, डेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं ना कि भैया हमें तो विकास करना है, हमें तो डेवलप करना है, हमें तो आगे जाके चांद पे गए, मंगल पे जाना है, मंगल पे इंसानों को भेजना है। तो ये जो विकास की जो होड़ लगी हुई है ना, इस कारण से वायुमंडल प्रदूषण के यंत्र बढ़ते जा रहे हैं। समझाने के परिदृश्य से बता रहा हूँ। आपका आंसर में मतलब जो आपका पैसेज दे रखा है उसके अंदर डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मारक अस्त्रों के भंडार का दिन प्रतिदिन बढ़ने का कारण क्या है। जो मारक अस्त्र है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी रखा है वैसे। जो मारक अस्त्र है जिससे कि मतलब कह लीजिए डिस्ट्रॉय किया जा सकता है दूसरे लोगों को, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है उसका स्टोरेज दिन प्रतिदिन। तो उसका कारण है बच्चों आपका यहाँ पर परस्पर प्रतिद्वंदिता का बढ़ना, यानी कंपटीशन बढ़ना। आप देखिए, आपको याद होगा जब शीत युद्ध चल रहा था आपका 1945 से लेकर के 1991 तक, जब तक आपका शीत युद्ध चला, उस दौरान आप देखेंगे कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन था। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि आज के टाइम पे ऐसे अस्त्र, ऐसी चीजें बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी का भी कॉल भी आया था, पता नहीं किसका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट कर देता हूं फोन को एक बारी में। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि पुराने संस्कारों के परिमार्जन के क्या कारण है। तो जो पुराने संस्कार के परिमार्जन के कारण है बच्चों, वो है आपका यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विकास। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के लोग मानव जाति के भावी विनाश को लेकर आशंकित है। यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि भाई आगे चल के जो ह्यूमंस है, मानव जाति है, उनका विनाश हो सकता है। ठीक है, भावी विनाश जो होने वाला है। तो वो जो लोग है बच्चों हमारे, वो है यहाँ पर हमारा संवेदनशील लोग। कौन से लोग हैं? जो संवेदनशील लोग हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार के लोगों को विवेकी नहीं मानते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो विवेकी यहाँ पर नहीं है। तो प्रकृति का दोहन करने वाले लोग जो होते हैं वो विवेकी नहीं होते। ये क्वेश्चन मैंने कई सारे क्वेश्चन इसमें तो करवाई रखे, डिट्टो आ गए हैं भाई। ठीक है, कई सारे। मैं कहूंगा ना, आपका जो पेपर आया है ना, ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो 100 में से मैं मानता हूं 80% पेपर सेम आया है। और 80% पेपर सेम आने का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि अगर आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया ना तो 10 में से 8 क्वेश्चन सेम आया भाई, तो बहुत बड़ी बात होती है ये। तो ये सोच रहे हैं आप लोग सैंपल पेपर का कितना फायदा होता है। तो सैंपल पेपर वाली वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि मारक अस्त्रों के युद्ध क्षेत्र में प्रयोग करने का क्या परिणाम होगा। तो अगर हम लोग इसको युद्ध क्षेत्र में, यानी यहाँ पर वॉर के सेक्टर में यूज करेंगे, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर में आप देख रहे होंगे कई सारे वेपन्स यूज हो रहे हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा हमारा, इससे होगा बच्चों यहाँ पर पृथ्वी जो है सो कि जीवन शून्य हो जाएगा। एक तरह से जो ह्यूमन लाइफ है ना, वो एक तरह से खत्म सी हो जाएगी। ठीक है, जो ऐसे अस्त्र, ऐसे खतरनाक वेपन अगर हम लोग यूज करते हैं तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि मनुष्य को किस प्रकार का प्राणी बताया गया है। तो जो मनुष्य है हमारा बच्चों, वो भविष्य की चिंता करने वाला प्राणी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके आगे चले तो 9वां क्वेश्चन है कि वनस्पति के अस्तित्व पर संकट आने का क्या कारण है। तो जो वनस्पति का अस्तित्व है उस पर संकट आ रहा है क्योंकि बच्चों आपका विषाक्त जो गैस होती है ना, वो खतरनाक गैस है, वो ज्यादातर देखने को हमें मिल रही है।
अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, यहाँ कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यहाँ कथन क्या कह रहा है कि भावी महाविनाश की आशंका से मानव समुदाय आतंकित है, और कारण कह रहा है कि मनुष्य ने अपने बौद्धिक बल से अनेक मारक अस्त्र तैयार कर लिए, मतलब अपने दिमाग से ऐसे अस्त्र बना लिए जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी धरती को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन जो लाइफ है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जैसे परमाणु बम। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कारण कह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो हमारा अगला जो क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि आपका अपठित काव्यांश वाला आएगा। यहाँ पर आपको 2 काव्यांश दे देगा और यहाँ पर 2 में से किसी एक को करना होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपका 8 नंबर का रहने वाला है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये दे प्रकार से दे रखा है आपका कि दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। तो इस तरह से करके सुंदरी परिसी यहाँ पर आपका दे रखा है। अब इसके बेसिस पे यहाँ पर इस तरह से दे रखा है आपका, और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत काव्यांश की विषय वस्तु आधारित है, किस पे आधारित है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके अंदर आप जो है सो कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ करके आंसर लिखने की जरूरत है। और जहां तक मुझे लगता है, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी। तो इस तरह से इसका मुझे लगता है कि आपका संध्या, आपका परी जो है ना, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, संध्या समय पर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप इसके आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस ये आ रखे हैं बच्चों। और देखिए, यहाँ पर आपको एक ट्रिक ये खेलना था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वहां पर ये नहीं, कई सारे बच्चे करते होंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, वो वाला नहीं करना था आपको। जो कई बार होता है ना, 2 आपको मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट लगता है, तो 2 में से कोई एक पॉइंट जो आपको बिल्कुल सही लगता है कि ये हो सकता है, वो आपको अटेंड करना है बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थका हारा सोचता मन, इस तरह से करके आपका दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। और इसका आंसर भी आपका लिखना है, जैसे कि थके हारे मन की उलझन का कारण क्या है, तो यहाँ पर आपको वो बताना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचता है, इस तरह से उलझनों में रहता है। आगे चले तो इस प्रकार से देखिए, उतना आपका हार्ड नहीं था पेपर, मैं कहूंगा कि इजी था पेपर, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, कहूंगा इजी ही था आपका पेपर। आप आसानी से कर सकते थे, और मैंने देखा YouTube पे बच्चों का रिएक्शन भी देखा मैंने, तो बच्चे भी बता रहे थे कि बहुत आसान था। आपने कमेंट सेक्शन में भी भर भर के बताया, मैंने पूछा भी था कम्युनिटी टैब में आपसे कि कैसा गया आपका पेपर, तो कम्युनिटी टैब में उसी मतलब पोस्ट के नीचे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया गया, इस तरह से। एक आधा बच्चे थे जिनका पेपर थोड़ा बहुत मतलब कह लीजिए उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन हाँ बेटर उनका भी गया था, ठीक है। तो देखो, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। अब नेक्स्ट पेपर हमारा इंग्लिश का है, उसके लिए सैंपल पेपर्स की वीडियोस लाना हम लोगों ने आपके लिए शुरू कर दिया है। वीडियोस को आप अपना भरपूर प्यार दीजिए, लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करते रहिए। और अभी तो पूरा बोर्ड एग्जाम बाकी है भाई, टेंशन लो ही मत, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं अभिव्यक्ति माध्यम वाले क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या है कि टी राजीव के खेल संबंधी समाचार पर जो सो कि प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है। इस कथन से पता चलता है कि वे एक क्या है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वे एक क्या है, आपका विशेष संवाददाता है। क्या है बच्चों, विशेष संवाददाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाने वाले लेख को क्या कहते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या लिखते हैं भैया, समाचार लिखते हैं। मैंने 85 बार आपको बता रखा है, समाचार में सबसे टॉप पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आपका वो समाचार खत्म नहीं हो जाता। तो इस शैली में ज्यादातर क्या लिखा जाता है, आपका समाचार लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंटरनेट पत्रकारिता की बढ़ती लोकप्रियता का कारण इनमें से नहीं है। तो इनमें से क्या नहीं है, इंटरनेट पत्रकारिता जो है इसका लोकप्रिय होना, तो वो है हमारा यहाँ पर तीसरे का आपका जो है सो कि बी वाला ऑप्शन, खबरों की तीव्रता के कारण। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है सो कि गलत हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब करेक्ट आंसर यही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन, तीसरे का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जो होता है साक्ष्य, उनकी गहराई से छानबीन कर विशेष रिपोर्ट के किस अंश के अंतर्गत ये आता है। तो ये हमारा आता है इन डेप्थ रिपोर्टिंग के अंदर। मैंने ये भी आपको बहुत बार करवा रखा है, सार्वजनिक तौर पर यानी पब्लिकली जो चीजें अवेलेबल होती है उनकी गहराई से छानबीन करके, और वो किसके अंदर, विशेष रिपोर्टिंग के किसके अंदर आएगा, आपका इन डेप्थ रिपोर्टिंग जिसको आप कहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा
कि लेखक के वैचारिक रुझान के अंतर्गत लिखे जाने वाले कॉलम को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पर फीचर लेखन, क्योंकि उसके अंदर लेखक जो होता है राइटर, उसके थॉट्स को, उसके इमेजिनेशन को वहां पर जगह मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा फीचर लेखन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर न्यूज होगा तो वहां पर लेखक कुछ भी नहीं डाल सकता, जो न्यूज आया वही उसको छापना पड़ेगा। लेकिन अगर फीचर लिख रहा है बंदा तो यहाँ पर वो अपना लेखक जो है अपनी इमेजिनेशन को, जो भी वो सोच रहा है वो चीजें वहां पर एड ऑन कर सकता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको करवा रखा है, सेम टू सेम करवा रखा है। यहाँ पर इस काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे, सेम टू सेम मैंने आपको ये करवा रखा है। अभी बताता हूँ कैसे। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि दीप किसका प्रतीक है। तो दीप जो है हमारा ये किसका प्रतीक है बच्चों? ये एक व्यक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंक्ति किसकी प्रतीक है। ये जो पंक्ति है ये किसकी प्रतीक है? तो ये हमारा समष्टि का प्रतीक है। उसके अगला क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने आपको करवा रखा था, जैसे कि पनडुब्बी से आप क्या समझते हैं। तो पनडुब्बी जो होता है हमारे यहाँ पर गोताखोर, जो डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, इस तरह से डाइविंग करते हैं, वो हमारा यहाँ पर पनडुब्बी हो गया ये। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीप का पंक्ति में विलय का भाव है। तो इसका विलय का क्या भाव है बच्चों? ये है आपका दीप के एकाकीपन को दूर करना। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये 3 कथन दे दिया है, इनमें से आपको विचार करना है। तो इसका जो है आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल ख, यानी कि दीप कठिन से कठिन परिस्थितियों पर विजय पा आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। तो इस हिसाब से आप करेक्ट आंसर लिख देंगे। अगला अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर छठे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको छठे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों यहाँ पर। एक सेकंड। ओके, तो छठा क्वेश्चन देखिए, काव्यांश के आधार पर समीधा जो है शब्द का अर्थ हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है, देखता हूं कितने सारे बच्चे करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा और करेक्ट होगा उसको मैं हार्ट का सिंबल दे दूंगा, ताकि सभी बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इसके आगे चले तो मिल मालिक वाला आ गया, ये भी मैंने बहुत बार आपको करवा रखा है। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि ये देखेंगे तो पहला है कि मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल क्यों आया करते थे। तो इसलिए आया करते थे ताकि वो अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए अपना जो है फायदा उठा सके, मतलब लोगों से, मजदूरों से और ज्यादा काम करवाए और ज्यादा से ज्यादा वो मुनाफा कमाए, इसलिए उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते थे। अगला है कि गद्यांश पढ़कर मिल मालिक के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह क्या है। तो वह हमारा बच्चों यहाँ पर वह मुनाफाखोर था, यानी कि हमेशा मुनाफा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमेशा उतावला रहता था। अगला है वैज्ञानिकों का नौकर हो जाना। कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह क्या हो गए हैं। तो वो हो गए हमारे, वे गुलाम हो गए। क्या हो गए बच्चों? गुलाम हो गए। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मजदूरों के 4 हाथ होने की बात मिल मालिक के दिमाग में आने का अर्थ क्या होता है। तो वह क्या चाहता था? वह चाहता था बच्चों आपका कि वह कम समय में अधिक काम करना, मतलब चाहते थे, मतलब वो चाहता था कि मजदूर लोग जो है कम समय में अधिक काम करे और उससे क्या हो कि उसका फायदा हो जाए। फॉर एग्जांपल एक दिन में उसके मिल में मान लीजिए 100 किलो अनाज बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अगर उसके 4 हाथ हो जाएंगे मजदूर लोगों के तो क्या होगा? उससे 200 किलो अनाज होगा, इससे मिल मालिक का फायदा होगा। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चौथे का। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इस गद्यांश से पूंजीपतियों के किस रूप का पर्दाफाश हो रहा है। तो इससे हमारा यहाँ पर जो पूंजीपति लोग हैं उनका जो स्वार्थी रूप है ना, जो लालच वाला रूप है, वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि यह गद्यांश किस लघु कथा का अंश है। तो ये जो गद्यांश है बच्चों आपका, वो 4 हाथ लघु कथा जो आपने पढ़ा होगा उसका अंश है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या है, छठे के पहले में कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर जो है आपका क में बोल रखा है कि सूरदास प्रतिशोध में विश्वास नहीं रखता था। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है भैया। ठीक है, दूसरा बात क्या बोल रहा है कि सूरदास पुनर्निर्माण में विश्वास रखता था। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही बात बोल रहा है। लेकिन सूरदास जगधर की पत्नी की मदद की थी और यहाँ पर सूरदास जो था उसकी भैरव से दुश्मनी थी। ये बातें यहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। तो पहले वाले का आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके आगे चले तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ में उजाड़ की असभ्यता किसे कहा गया है। तो उजाड़ की जो असभ्यता है वो औद्योगिक सभ्यता को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है देवी का फूल किस फूल को माना जाता है। तो जो आपका
यहाँ पर गुड़हल का फूल होता है ना, उसको देवी का फूल माना जाता है। ये भी मैंने आपको कई बार करवा रखा है। अगला क्वेश्चन है कि विस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है। तो विस्कोहर की माटी पाठ जो है किस शैली में लिखा गया है बच्चों आपका, तो वो है आपका आत्मकथात्मक शैली। ये भी मैंने आपको करवा रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, 80% पेपर वही आया था। अगला है सूरदास के चरित्र से हमें क्या सीखने का अवसर मिला। तो सूरदास के चरित्र से हमें सीखने का अवसर मिला कि हमेशा दृढ़ता से काम लो, यानी कि अटल रहो भैया, बोलो मेरे को ये करना है तो करना है, तो इस तरह से काम करने का, यानी कि डरने का नहीं, और जो करना है भाई कर लो, हमेशा एक संकल्प लेकर के चलो। इसके आगे चलें तो अब हमारा आ जाएगा सेक्शन बी, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको लिख करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 आपको ये शीर्षक दे दिया, 7वां क्वेश्चन में बोल रहा है वही 3 आपको यहाँ पर टाइटल दे दिया। इनमें से किसी एक पर रचनात्मक लेख लिख करके आपको दिखाना था। पहला है वर्षा का बदलता चक्र, दूसरा है हमारे सामाजिक त्योहार, तीसरा है फुटबॉल का एक मैच। तो इसके ऊपर भी मैंने 85 बार बता रखा है कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर टाइटल या टॉपिक, कुछ भी कह लीजिए, तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी चीजें पता है वहां पर पूरा का पूरा आप वहां पर लिख देंगे, राइट कर देंगे, तो आपका 5 नंबर इजीली। इस क्वेश्चन में तो मैं समझता हूँ ज्यादातर बच्चों को नंबर पूरे में से पूरे मिलेगा, 5 में से 5 मिलेगा अगर आप लिख के आए हैं तो। इसके आगे चलें तो 8वां क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 8वें के पहले में है आपका कि कविता के मूल में संवेदना है कैसे, ये आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा कि कविता के मूल में संवेदना है कि हर मनुष्य का जो कि अपना सच है, यही वास्तविकता है, और यही सत्य मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। प्रत्येक मनुष्य के स्वप्न में वह हर पल रहता है। प्रकृति के वे यथार्थ को परिवर्तनशील है, उनके माध्यम से जो मनुष्य है वो स्वयं के सपनों को साकार कर सकता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चलें तो दूसरा क्वेश्चन है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही संयोजित क्यों होते हैं, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, इस प्रकार से आपको आंसर लिखते हुए चलना है बच्चों। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर कि कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा क्यों होता है। तो कहानक जो आपका कथा मतलब कहानी होता है उसका एक प्रारंभिक नक्शा इसलिए होता है क्योंकि कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। ये भी मैंने आपको करवा रखा है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसी कारण कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग आ गए 9वें प्रश्न के अंदर। इसमें भी आपको कोई 2 क्वेश्चन जो है दे रखा है और दोनों का ही आंसर लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और 2 क्वेश्चन अगर आप सही से कर देंगे, सॉरी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और 2 क्वेश्चन अगर आप सही से कर देंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा और 60 शब्दों में करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा। पहला है कि समाचार लेखन की शैली को स्पष्ट कीजिए। उल्टा पिरामिड शैली 85 बार बता रखा है। देखिए उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन एक मतलब उल्टा पिरामिड शैली के अंदर समाचार को लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, घटते हुए क्रम में समाचार को लिखा जाता है। सबसे टॉप सबसे मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो टॉप पे आता है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। समाचार लेखन 3 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले इंट्रो आता है, फिर बॉडी आता है और फिर समापन आता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसका अगला है कि फीचर लेखन की प्रचलित शैली कौन सी है। फीचर की विशेषताओं का उल्लेख आपको करना है। तो फीचर लेखन की प्रचलित शैली आपको बताऊं मैं, यहाँ पर देखिए आलेख या फीचर लेखन की भाषा शैली सरल और भावपूर्ण होनी चाहिए। इसमें नई जिज्ञासापूर्ण जागृति करने की क्षमता होनी चाहिए और इसमें किसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। यह नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए। यहाँ पर आपका इसका जो आकार है ये ज्यादा बड़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सरल और सहज शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आगे के 3 क्वेश्चन देखिए। 10वीं में 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। पहला है कि 12मासा पाठ के आधार पर पूस माघ में रानी नागमती की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देख के मैं सोचा यार जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिन टीचरों ने वो तो धन्य है, उनको हाथ जोड़ करके नमन है। मतलब अगहन महीने में हमने देख लिया, ठीक है, माघ महीने में देख लिया, उन्होंने क्या दे दिया, सीधा पूस माघ का दे दिया, ठीक है। पूस मास यानी पूस का जो महीना होता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो उसके बारे में आप कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं कि कवि नागमती के माध्यम से अगहन मास, यहाँ पर अगहन मास हो गया आपका पूस होगा, ठीक है।
उसके वीर वेदना का वर्णन करते हुए कहता है कि इस मास में दिन छोटे और रात लंबे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना था, ठीक है। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। उसके आगे अगर हम लोग चले तो सरोज स्मृति कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। देखिए मैंने आपको बता रखा था प्रतिपाद्य मतलब उस स्टोरी के बारे में जो भी आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर, जैसे कि 2 नंबर का आपका ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, 40 शब्दों में आंसर लिखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते थे। आप यहाँ पर देखिए सरोज के बारे में, सरोज स्मृति कविता का प्रतिपाद्य इस तरह से लिखेंगे कि आपका जो सरोज स्मृति कविता जो है पुत्री सरोज के आकस्मिक मृत्यु पर लिखी गई है। कवि कविता में यथार्थ जीवन को चित्रित करता है। कवि जो है जीवन के दुखों के साथ साथ ही सरोज की स्मृतियों का चित्रण करते हैं। सरोज स्मृति में कवि निराला को वे दिन याद आते हैं जब वे दूर स्थित प्रवास से करीब को जो है सो कि 2 वर्ष बाद अपनी पुत्री सरोज को देखने अपनी ससुराल गए। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चलें तो अगला है कि देवसेना का गीत कविता में हमें क्या सीख मिलती है, तो वो आपको बताना है। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमें जीवन भर संघर्ष करनी चाहिए। इस तरह से देखिए पूरा आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि आपका और भी सब्जेक्ट का तैयारी करवाना है, तो कोशिश कर रहा हूं आंसर की दिखा दूं ज्यादा से ज्यादा, और जितना हो पा रहा है समझा भी दे रहा हूं, ठीक है। उसके आगे चले तो यहाँ पर अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक का आपको सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो दे दिया है। तो पहला वाला है यह धीरे धीरे होना, ठीक है, इस तरह से ये दे दिया है। उसके अथवा में भी ये दे दिया है। तो मैंने आपका एक सप्रसंग व्याख्या करके दिखा दिया है, जैसे कि आप देखेंगे यह धीरे धीरे होने वाला दिखा दिया है। कुछ लाइनें ले ली, जैसे यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय, और उसके बाद क्या आएगा आपका, ये लाइनें लिख दी कुछ, उसके बाद आपका संदर्भ आ जाएगा, जैसे कि यह अंतरा भाग 2 कविता खंड के आधुनिक काल बनारस से लिया गया है। काव्यांश इसके अंदर, जिसके अंदर कवि जो है केदारनाथ जी है, और हमारे कवि बनारस शहर की जागृति, उल्लास और नवीनता का बड़ा प्रस्तुत यहाँ पर करते हैं, मतलब उन चीजों को दिखाते हैं। फिर आपकी व्याख्या आ जाएगी, फिर आपका काव्यागत विशेषता आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर करना है। इसके नीचे चले तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन के अंदर आपका 3 क्वेश्चन पूछ लिया है, इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, आप तीनों पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। तो देखिए आई होप कि, मैं समझता हूँ सभी बच्चों का पेपर अच्छा ही गया होगा यार, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि किसी का पेपर खराब गया होगा, चंगा गया होगा। इसके आगे चलें तो 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या करना है। अब ये देख सकते हैं इतना बड़ा आ गया, डरना नहीं है भाई, आराम से करना था इसका। ये 6 नंबर का था आपका सप्रसंग व्याख्या 13वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि उन दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले, इस तरह से। फिर आ जाएगा आपका संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश अंतरा भाग 2 गद्य खंड अध्याय गांधी, नेहरू और यासेर अराफात से लिया गया है। व्याख्या कर दीजिए, पूरा का पूरा डिटेल में बता दीजिए क्या क्या देखने को मिलता है। फिर आपका काव्यागत विशेषता आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके आगे चलें तो हमारा 14वां क्वेश्चन जो बहुत आसान रहता है, अंतराल वाली बुक से आया हुआ था, जैसे कि सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास की लाचारी और संघर्ष के साथ उसकी जीजी विशा का भी चित्रण हुआ है। कैसे अपने शब्दों में आपको बताना है, यानी कि सूरदास के चरित्र के बारे में ही बेसिकली आपको बताना था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हार ना मानने की प्रवृत्ति थी उसके अंदर, कर्मशील बंदा था, मेहनती बंदा था, प्रतिशोध की भावना से मुक्त था, बदला उदला वो नहीं लेता था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके आगे चले तो अगला है कि तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास से ग्रामीण जीवन की संस्कृति कैसे नष्ट हो रही है। अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता पाठ के आधार पर अपने शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूं कि कितने बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता पाते हैं। यही था आपका पेपर। आई होप कि आपको पूरा आंसर की समझ में यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम फ्यूचर में वीडियोस लाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे। अभी तो इंग्लिश का पेपर बाकी है यार, जीओ का पेपर है, पॉलिटिकल का है, हिस्ट्री है, पूरा बोर्ड एग्जाम बाकी है भाई। तो आपका और हमारा साथ अभी बहुत लंबी दूरी तक चलने वाला है। बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाया करे और आपकी तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।